हाय फ्रेंड्स, तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम अंडर क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे फिजिक्स का तीसरा एक्सरसाइज है मानव नेत्र, जिसमें वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पुनः 30 सवाल करेंगे, जो कि मानव नेत्र एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि बहुत बार इस चैप्टर से एग्जाम में सेम सवाल आया है। तो भी इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोग देखते जाइए और याद रखते जाइएगा। जिसमें से पहला सवाल कह रहा है कि एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु जो होता है कितना होता है। तो एक स्वस्थ आँख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो स्वस्थ आँख की बात किया जाएगा तो उसके लिए कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर दूसरा देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र जो होता है आँख, उसमें जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब तीसरा सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगा तो दृष्टि दोष हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो तीसरा सवाल का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा, तो निकट दृष्टि दोष होगा। चलिए अब सवाल नंबर चौथा देखते हैं, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष का उपचार जो होता है अपसारी लेंस से किया जाता है। अपसारीय लेंस को बोला जाता है, अवतल लेंस भी इसी को बोला जाता है। और अभिसारी जो यहाँ दिया है, अभिसारी को कहा जाता है उत्तल। अभिसारी उत्तल दोनों ये सेम हुआ, और अपसारी या ऑप्शन यहाँ अगर अवतल भी रहेगा तो अवतल भी मार सकते हैं, दोनों सेम ही हुआ। तो निकट दृष्टि दोष को उपचार के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है हमारा अपसारी लेंस, जिसको अवतल लेंस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5, जिसमें कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो दूरदृष्टि जो होता है निकट के लिए किया जाता है अवतल का इस्तेमाल, और दूर के लिए किया जाता है उत्तल का इस्तेमाल। और उत्तल लेंस का दूसरा नाम होता है अभिसारी लेंस। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अपसारी को कहा जाता है अवतल लेंस और अभिसारी को कहा जाता है उत्तल लेंस। तो दूरदृष्टि का उपचार के लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो अभिसारी लेंस का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए अब सवाल नंबर देखते हैं 6 की ओर। यह रहा सवाल नंबर 6, जिसमें कह रहा है कि मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। तो दृष्टि दोष जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। क्लास 10th में आप लोग 3 प्रकार का पढ़िएगा, और आगे की क्लास में जाइएगा तो उसमें 5 प्रकार का होता है। तो चलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कि मानव नेत्र दृष्टि दोष जो है, मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7, जिसमें कह रहा है कि जरा दूरदर्शिता के दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस, यहाँ कह रहा है किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो हो जाएगा जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, कह रहा तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना किस घटना का उदाहरण है। वायुमंडलीय अपवर्तन का है, कि परावर्तन का है, कि प्रकीर्णन का है, या इनमें से कोई नहीं। तो तारे का टिमटिमाना जो है ये हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तारे टिमटिमाता हुआ नजर आता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो तारे टिमटिमाना किस घटना का उदाहरण है, वायुमंडलीय अपवर्तन का। नंबर सवाल कर रहा है कि श्वेत प्रकाश को अपने अवयवीय रंगों में विभाजित होना किस घटना का उदाहरण है। श्वेत प्रकाश कहा जाता है सूर्य की प्रकाश को, सूर्य से जो प्रकाश निकलता है उसको कहा जाता है श्वेत प्रकाश। तो श्वेत प्रकाश अपने अवयवीय रंग में विभक्त होता है, बढ़ता है, 7 अवयवीय रंग में विभक्त होता है। तो उस घटना को पूछ रहा क्या कहा जाता है, तो उस घटना को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो श्वेत प्रकाश का अवयवीय रंगों में विभाजित होना, उस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10, जिसमें कह रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना किसका उदाहरण होता है। तो ये भी हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखना होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना किसका उदाहरण है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब आगे की सवाल को चलते हैं, सवाल नंबर 11। तो ये रहा सवाल नंबर 11, जिसमें कह रहा है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है, यानी सूर्य का प्रकाश होता है उसमें कितना रंग मिला हुआ रहता है। तो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर।
चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई प्रतीत होता है, नीला, काला, पीला या उजला। तो ये तो हम लोग जानते ही हैं कि हमें आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 13, जिसमें कह रहा है श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को क्या कहते हैं। इसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है, जिसे हम लोग श्वेत प्रकाश को भेजते हैं, जो प्राप्त होता है हमारा अलग अलग रंग जो प्राप्त होता है, तो उसको कहा जाता है स्पेक्ट्रम। तो 13 नंबर सवाल जो कर रहा है कि श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को क्या कहते हैं, तो स्पेक्ट्रम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 14, जिसमें कह रहा है कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम किस रंग का होता है। तो तरंग दैर्ध्य जो सबसे कम होता है वो होता है हमारा बैगनी कलर का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तरंग दैर्ध्य अगर सबसे कम की बात किया जाएगा तो वो बैगनी हो जाएगा, और तरंग दैर्ध्य यदि सबसे अधिक की बात किया जाएगा तो वो हमारा लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो 15 का ए हो जाएगा। तो तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा बैगनी का, और तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा हमारा लाल का। ये रहा सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 कहता है कि प्रकाश के किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। अब विचलन की बात किया जाएगा, वो था पीछे अभी जो ऑब्जेक्टिव देखे पीछे, ये था तरंग दैर्ध्य के बारे में, लेकिन अब कह रहा है यहाँ विचलन के बारे में बात किया रहा। तो जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा उसका विचलन कम होगा। तो यहाँ वही बात कर रहा है कि 16 नंबर वही बात कर रहा है कि प्रकाश के किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बस बैगनी का होगा। जिसका तरंग दैर्ध्य कम उसका विचलन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और 17 नंबर सवाल देखते हैं कि किस रंग का विचलन सबसे कम। जब सबसे कम की बात किया जाएगा तो लाल रंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा उसका विचलन कम होगा, और जिसका विचलन कम होगा उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा। तो विचलन कम होगा लाल रंग का, और तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है लाल रंग का। विचलन अधिक होगा बैगनी का, और तरंग दैर्ध्य कम होता है बैगनी का। तो चलिए अब सवाल नंबर 18 देखते हैं, जिसमें कहा कि जब प्रकाश की किरण किसी कण पर पड़कर विभिन्न दिशाओं में फैलती है। यहाँ सवाल टाइप थोड़ा सा उल्टा हुआ है। इसका सवाल ये है कि जब प्रकाश की किरण किसी कण पर पड़कर विभिन्न दिशाओं में फैलती है तो इस घटना को क्या कहा जाता है, ये होना चाहिए। तो इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। किसी एक कण पर जब प्रकाश देते हैं, जब प्रकाश इस पर देंगे तो ये प्रकाश जो है विभिन्न दिशाओं में फैलेगा, तो इस घटना को कहा जाता है प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 19 नंबर कर रहा है कि समान दृष्टि वाले, नॉर्मल दृष्टि वाले समान दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होती है। तो अभी पीछे भी करा दिया हूँ सवाल। तो समान दृष्टि के लिए युवा के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा है सवाल नंबर 20, जिसमें कह रहा है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो रेटिना के पीछे बनता है दूरदृष्टि दोष में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो दूरदृष्टि दोष में। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो दूरदृष्टि दोष में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा 20 का बी राइट आंसर। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये रहा सवाल नंबर 21 में कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष वाली आंख किन वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। तो दूरदृष्टि दोष वाली है, तो दूरदृष्टि दोष वाली दूर वस्तु को साफ साफ देख सकता है, नज़दीकी वस्तु को नहीं देख सकता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो दूरदृष्टि की बात किया जाएगा तो दूर की वस्तु को स्पष्ट देखेगा, और निकट दृष्टि दोष वाली बात किया जाएगा तो निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। तो यहाँ दूरदृष्टि का बात कर रहा है, तो दूरदृष्टि दोष वाली आंख जो है वो दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख सकता। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब अगला सवाल कर रहा है 22, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है। तो वही दोष पूछ रहा है कि निकट स्थित वस्तु को नहीं देख रहा, मतलब दूर की देख रहा, तो इसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जो जैसा अभी 21 था सेम उसी तरह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सेम था, बस इसी तरह से सवाल सेम ही रहेगा, बस भाषा जो है थोड़ा सा बदल के पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। तो आप लोग समझिएगा कंसेप्ट को, उसके बाद याद रखते जाइएगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला सवाल
23 नंबर में करा कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम वही जो श्वेत प्रकाश जो गुजरता है, किससे गुजरता है, प्रिज्म से गुजरता है। ये हमारा प्रिज्म रहता है, प्रिज्म से हम लोग गुजारते हैं, श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं। तो ये पट्टी दूसरे सतह से ये 7 अवयवी रंग में विभक्त हो जाता है। तो यही होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 23 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब 24 देखते हैं। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक प्रिज्म जो होता है वो 5 सतहों से घिरा रहता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, तो 5 सतहों से घिरा रहता है। अब 25 देखते हैं। 25 सवाल नंबर में कह रहा है कि नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। ये किससे और ऑब्जेक्टिव बनता है, कहता है कि नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो नेत्र में प्रतिबिंब जो है वो हमारा रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है। और ये दूसरा सवाल है कि नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर, इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनता है, और वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है और छोटा बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक, उल्टा और छोटा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल कर रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। जो भी मैंने बताया था, रेटिना पर बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। रेटिना का दूसरा नाम होता है दृष्टिपटल। तो दृष्टिपटल लिखा रहेगा तो भी हो गया। रेटिना आँख का पिछली भाग होता है रेटिना, जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। 27 नंबर कह रहा है कि आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को क्या कहा जाता है, तो आँख के इस गुण को कहा जाता है क्षमता। आँख की ये क्षमता हुआ कि वो अपना फोकस दूरी को बदलकर दूर को भी वस्तु को देख सकता है और निकट की वस्तु को भी देख सकता है। तो ये आँख क्या क्षमता है, समंजन क्षमता इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, मतलब हो गया ये आँख का कौन सा गुण है, तो ये आँख का समंजन क्षमता हुआ। चलिए अब 28 देखते हैं। 28 सवाल नंबर का रहा है कि प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में विभक्त होता है। इस घटना को क्या कहता है, वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है, अभी मैंने बताया था कि प्रिज्म से जब गुजरता है तो वह 7 अवयवी रंग में विभक्त हो जाता है। यहाँ मैंने बताया कि 7 रंग में विभक्त होता है। तो इस घटना को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में विभक्त होता है। इस घटना को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। अब सेकंड लास्ट सवाल देखते हैं। 29 नंबर, जिसमें करा कि स्पेक्ट्रम के 7 रंगों का लघु शब्द क्या होता है, मतलब शॉर्ट में इसको कैसे याद रखते हैं। तो इसका शॉर्ट में एक शब्द बनता है वायव्योर। भी से होता है वायव्योर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। भी से मतलब होता है वायलट मतलब हो गया बैगनी। आई से मतलब होता है इंडिगो मतलब हो गया। भी मतलब हो गया वायलट, बैगनी होता है। आई मतलब होता है इंडिगो मतलब जामुनी कलर होता है, जामुन होता है जैसे उसी तरह होता है जामुनी कलर। बी मतलब होता है ब्लू मतलब हो गया नीला कलर का। जी मतलब होता है ग्रीन मतलब हो गया हरा कलर का। उसके बाद वाई होता है, वाई मतलब होता है येलो। उसके बाद ओ है, ओ मतलब होता है ऑरेंज, और आर मतलब होता है रेड। तो ये सभी शॉर्ट फॉर्म है। इतना 7 रंग का नाम याद रखने के लिए शॉर्ट वर्ड बनाया गया वायव्योर। तो स्पेक्ट्रम का जो रंग होता है उसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं वायव्योर। तो याद रखिएगा, इसका पूरा शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म दोनों याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछ देता है। तो वायव्योर बोलते हैं 7 रंगों के शॉर्ट फॉर्म को। चलिए अब अंतिम सवाल देखते हैं आज की क्लास का। कांच के बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल लाल रंग के प्रकाश की चाल की अपेक्षा क्या होती है, कम होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। तो कांच में बात करा कि कांच में अगर हम दोनों रंग के कलर को हम इन कराएंगे, जाने देंगे, बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल और लाल रंग के प्रकाश की चाल को अगर हम कांच से गुजारेंगे तो जो है बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल कम होगा, लाल रंग के प्रकाश की चाल अधिक होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर। तो ये रहा मानव नेत्र एक्सरसाइज का 30 सवाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और BBI सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अभी मैं स्पेशल चैप्टर से करा रहा हूँ, उसके बाद सम्मिलित कराऊंगा।
अभी मैं एक एक एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, आप लोग याद रखते जाइएगा। उसके बाद पूरे साइंस का एक साथ जैसे एग्ज़ाम में सवाल आता है उसी तरह से करा दूँगा, लगभग 10 क्लास कराऊँगा। तो उसके बाद हमारा साइंस का पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप जो है क्वेश्चन वो ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए और जो है ऑब्जेक्टिव समझ के याद रखते जाइए।